हेलो, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देख रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 5 चल रहा था उसका कुछ अगला लेक्चर है। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे पुष्प के भाग और फल, फ्रूट्स क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम, और लाइक कर दें जिससे अधिक लोगों का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, करते हैं शुरुआत। पुष्प के भाग से करते हैं शुरुआत। अब बताना है कि पुष्प के भाग कितने होते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पुष्प जो होता है, पुष्प के होते हैं 4 भाग। अब इसमें से 2 होते हैं, रुक जाइए, इसमें से 2 होते हैं मुख्य भाग, 2 तो हो गए मुख्य भाग, और 2 होते हैं सहायक भाग। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम आज के लेक्चर की। चलो ये भी देख लेते हैं इसमें से मुख्य भाग कौन कौन से होती हैं। पुमंग और जायांग, ये दोनों होते हैं मुख्य भाग। अब देखना है हमको कौन से भाग, सहायक भाग कौन से होते हैं। बाह्य दल पत्र और दल पत्र। चलो ठीक है, इन्हें तो हम देखेंगे अभी। चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कैलिक्स, इसको बाह्य दल कहते हैं। क्या बोलती है इसे, बाह्य दल। तो प्रत्येक पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। जो बाहरी भाग होता है पुष्प का, वो क्या होता है, कैलिक्स होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, कैलिक्स होता है। और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। प्राय बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं। जो बाह्य दल होते हैं वो कैसे होते हैं, हरी पत्तियों की तरह जो होते हैं वो बाह्य दल होते हैं। और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। जब फूल कैसा होता है, कली का अवस्था में, यानी छोटा नवजात पुष्प लगा होता है, तब उसको कली का अवस्था में होता है, तब जो बाह्य दल होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्य दली, जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्य दली, मुक्त बाह्य दल वाले हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं कैलिक्स। ठीक है, आप इसको देख लें। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा कैलिक्स वाला भाग, यानी बाह्य दल वाला भाग। तो बाह्य दल वाला भाग जो होता है, ये पुष्प हुआ, मान लीजिए यहाँ इसमें पुष्प लगा है कोई, तो इसका ये वाला भाग होता है, ये दलपत्र होते हैं, बाह्य दलपत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अगले पर। तो देखिए, ये देखिए कोरोला क्या आता है, कोरोला दल या पंखुड़ियाँ। तो कोरोला क्या होते हैं, दल होती हैं या पंखुड़ियाँ होती हैं, दल होती हैं या पंखुड़ियाँ होती हैं। दल या पंखुड़ियों का बना होता है। दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं। ये किस कारण के लिए होती हैं, जिससे कि कीट इनको देखकर आकर्षित हों और आकर के इनसे मकरंद को ग्रहण करें और जिससे परागण संभव हो सके। ये इसी कारण के लिए कैसे होते हैं, ये आकर्षक रंगदार होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। ये दल प्राय चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आसानी से आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया, कीटों को आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली या पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग, पुष्प दल विन्यास पुष्पकली के उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल लगे क्रम में पुष्प
दल विन्यास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो उसके पुष्प लगने का क्रम होता है, दलों के लगने का जो क्रम होता है, उसे हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। ये इनके लगने का क्या है? क्रम है। इसे हम कहेंगे पुष्प दल विन्यास। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम आगे निकालेंगे। चलिए ठीक है, अब इसमें निकालते हैं हम क्या, देखिए कि पुष्प दल विन्यास के चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं। केवल स्पर्श करेंगे, किनारों को क्या करेंगे? केवल स्पर्श करेंगे। ये देखिए इसमें क्या कर रही हैं? ये एक दूसरे के किनारों को सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। एक दूसरे के किनारों को क्या कर रहे हैं? इस प्रकार के में ये स्पर्श कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? कोर स्पर्शी। कहाँ हैगा? स्पर्श करते हैं तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। ये कोर स्पर्शी हो गया। ठीक है, एक डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये 3 बचते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस में होता है, ये उदाहरण रखिए याद कि जो कोर स्पर्शी होता है पुष्प दल विन्यास, वो किसमें होता है? किसमें होता है? कैलोट्रोपिस में होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा इसके उदाहरण यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे अथवा अति व्यापित हो तो उसे व्योवर्ती कहते हैं। अति व्यापित का मतलब होता है एक दूसरे को ढके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये हुआ, ये इसको ढक रहा है, ये यहाँ से निकला, ये इसको ढक रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये वाला है, ये इसको ढक रहा 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 है। तो इस प्रकार का जो पुष्पदल विन्यास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्योवर्ती पुष्पदल विन्यास। ये व्योवर्ती पुष्पदल विन्यास का डायग्राम है। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए नोट्स बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये किसमें होता है व्योवर्ती पुष्पदल विन्यास? ये होता है गुड़हल, भिंडी, कपास में ये होता है व्योवर्ती पुष्पदल विन्यास। अब बाह्य दल अथवा दल दूसरे पर व्याप्त होते हैं तो उसी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति को अगर उसकी कोई विशेष दिशा नहीं हुई तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम कोरछादी। इसमें हैगा उसकी कोई, इसमें कोई दिशा है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई भी किसी को ढक रहा है तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कोरछादी। उदाहरण के लिए केसिया गुड़हल में कोरछादी पुष्पदल विन्यास होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मटर सेम में 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वीय को पंख और ये 2 सबसे छोटे अथवा अग्र दलों का अति व्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास कहते हैं। जो इसमें हैगा वो कौन सा हैगा? उल्टे कपास के आकार का जो चित्र जहाँ भी आपको दिखता है वो होता है व्योवर्ती पुष्पदल विन्यास का। किसका होता है? वह होता है पुष्पदल विन्यास का, व्योवर्ती वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास का। अब हम ये किन पौधों में होते हैं पुष्पदल विन्यास, उनका ये विस्तृत जो वर्णन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसका अगला भाग क्या आ जाता है? पुमंग। हमने अभी तो क्या देखे? हमने अभी देखा कैलेक्स और कोरोला। ये दोनों भाग कौन से थे? ये दोनों थे सहायक भाग। ये पुष्प के सहायक भाग होते हैं, ये जनन भाग नहीं होते, ये जनक का कार्य नहीं करते, ये सहायक भाग होते हैं। अब आ जाते हैं जनन का जो कार्य करते हैं वो। सबसे पहले आता है अपना कौन सा? पुमंग। पुमंग, इसका एकक होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। ठीक है, पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, बता दिया हमने। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग, मतलब ये पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है,
और तथा ये तंतु तथा परागकोश इसके दो भाग होते हैं। ये तंतु एक संरचनाकार पतली सी संरचना होती है। मान लीजिए ये परागकोश है। हम एक चित्र को अभी यहाँ डेवलप कर देते हैं। ये मान लीजिए हम एक पुष्प बना रहे हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये हमने एक पुष्प को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। थोड़ा रुकिए। और ये हमने बनाया एक पुष्प। अब इसके हम भागों को देखेंगे। ये जो भाग होती हैं, ये जो भाग होते हैं, ये देखिए, ये वाला भाग जो सफ़ेद में आ रहा है, ये सफ़ेद में आ रहा है। ये भाग जो है जो सफ़ेद में आ रहा है, ये भाग होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। अब हमें दल की बात करनी है, तो जो पीली लाइन द्वारा हमने अंडरलाइन किया है, यही होता है बाह्य दल। यानी पुष्प की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वह होती हैं बाह्य दल। अब हमको बात करनी है पुंकेसरों की। तो पुंकेसर होती हैं ये क्या होती हैं? पुंकेसर होते हैं। अब ये जो भाग होता है, ये गोल वाला, वो पराग कोश होता है, और ये पुतंतु या फिर तंतु होता है। क्या होता है? तंतु होता है या पुतंतु होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये होती है वर्तिका। क्या होती है? वर्तिका होती है। ये यहाँ कई निकले भी होते हैं ऐसे वर्तिकाग्र, इस टाइप से। ऐसे वर्तिकाग्र किसी में खुले हुए भी होते हैं, इस टाइप से खुले हुए वर्तिकाग्र भी किसी में बहुत से पुष्पों में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मक्का में ये खुला हुआ वर्तिकाग्र पाया जाता है। तो ठीक है। अब इस वर्तिकाग्र का ये वाला जो भाग होता है, ये होता है इसका बीजांड यानी ओवरी। बीजांड का ओवरी भाग होता है, यहाँ पर निषेचन होता है। ठीक है। और ये इसके वर्तिकाग्र होते हैं। अब क्या बचा? हमने चारों भागों को कंप्लीट कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं अब यहाँ से। तो क्या अगर पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग हैं में एक तंतु अथवा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालित होता है। कितनी पालियों का बना होता है? द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक या परागकोश होती हैं, उसमें 4 चतुष्क होती हैं, और चारों में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इस 4 का निर्माण करती हैं, अनगिनत परागकणों का वो निर्माण करती हैं। ठीक है। पराग कोशों में परागकण होती हैं, बंद पुंके से जनन करने में असमर्थ होती हैं, और वह इस स्टेमिनाइड कहलाते हैं। ठीक है। आप इनको देख लीजिए। पुंकेसर फूल के अंग भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दललग्न कहते हैं। अगर पुंकेसर जो है वो दल से, जो दल होता है उसकी पंखुड़ियां वाला भाग, उससे जुड़े हुए हैं तो उसे दललग्न कहेंगे। क्या कहेंगे? दललग्न। यानी एपीपेटलम लस। ठीक है। और अब आ जाता है
यदि यह परिदल पुंज के जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। यदि परिदल से जुड़े हो तो परिदल लग्न कहते हैं। ठीक है। अब पुंकेसर एक गुच्छी अथवा बंडल एक संगी जैसे कि गुड़हल में, बंडल द्विसंगी जैसे मटर में, ये बहुसंगी ये संगी हैं जो इसको याद रखना है इतने वाले को। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कर लीजिए इसे। अब शुरुआत करते हैं आगे। तो इसमें आता है जायांग। कौन सा भाग आता है? जायांग वाला भाग आता है। तो जायांग में क्या आएगा वो देखना है। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? ये मादा जनन अंग होता है जायांग। यह एक अथवा अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय, ये इसके 3 भाग होते हैं। अंडाशय होता है ओवरी वाला भाग जो हमने बताया था, वो अंडाशय होता है। और वर्तिकाग्र ऊपर वाला बताया था। वर्तिका इसमें जो निकले होते हैं वो होते हैं वर्तिका ऊपर की तरफ। ठीक है, मक्का में बताया था जैसे हमने। अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग होता है जिस पर एक लंबी नली लगी होती है, इसे वर्तिका कहती हैं, बताया था। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होते हैं। ठीक है, ये बताया था। और परागकणों को ग्रहण करती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? परागकणों को ग्रहण करती हैं। ये नई बात है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांड से जुड़े होते हैं। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब उसे पृथक मुक्त अंडापी कहते हैं। एक से अधिक अंडप होते हैं और पृथक होते हैं तो उसे मुक्त अंडापी कहते हैं। यदि वह या फिर उसे युक्त अंडापी कहते हैं। और यदि अधिक अंडाप होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसे युक्त अंडापी कहते हैं। और निषेचन के बाद बीजांड बीज तथा अंडाशय फल में बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ओरल बात। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आज का ये लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें बीजांडान्यास भी देखा है हमने। चलो ठीक है, बीजांडान्यास में क्या देखा है? टाइम ज़्यादा हो रहा है, कोई नहीं। बीजांडन्यास अंडाशय, बीजांडन्यास क्या होता है? अंडाशय से बीजांड के लगे रहने का क्रम जो होता है वो बीजांडन्यास कहलाता है। इतना लिख कर आना है क्वेश्चन पेपर में जब ये बीजांड अन्यास आता है तब। और बाकी सब आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसमें भित्तीय भी होता है और सीमांत भी होता है। ये बीजांड अन्यास होते हैं वो आपको देखना है। तो सीमांत में क्या आएगा? देखो, सीमांत में बीजांडन्यास अंडाशय के अधर सीमन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित होता है जो 2 कतारें बनाती हैं। जैसे मटर में जब बीजांडन्यास अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं तो ऐसे बीजांडन्यास को स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। और गुड़हल, नींबू, इसमें इनके सिर्फ उदाहरण याद रखने हैं। ये क्वेश्चन नीट में भी बन चुका है, बार बार बन रहा है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब आता है भित्तीय। भित्तीय में क्या आएगा? भित्तीय में हो गया अब भित्तीय। अच्छा, भित्तीय आता है। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भित्ती पर परिधि भाग में लगे होती हैं। इनकी सिर्फ परिभाषा याद रखनी है आपको। जैसे कि हो गया क्रूसीफेरी सरसों में होता है भित्तीय। आर्चीमोन में जो आर्जेमोन होता है उसमें कौन सा भित्तीय बीजांडन्यास होता है, आप इसको याद रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो ठीक है, इनको सिर्फ याद रखते चलना है और कुछ नहीं करना है। डायंथम प्रेमरोज इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभी कहते हैं। इनमें मुक्त स्तंभी होता है, इनको जरूर याद रखें। मुक्त स्तंभी बीजांडन्यास होता है। आधार बीजांड अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। उदाहरण के लिए सूरजमुखी और गेंदा, इनको भी आप क्या करें? याद रख लें। हम जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ याद रखने वाली है, आपको याद रखना है इसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फल पर। तो फल में क्या आएगा? फल को कहते हैं फ्रूट, फ्रूट्स कहते हैं फल को। ठीक है, इसको देखिए क्या आएगा? फल पुष्प पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है, हमने अभी आगे बता दिया है, जो निषेचन के बाद विकसित हो जाता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित होता है तब उसे हम अनिषेकी फलन या पार्थियोनो कार्पिक कहते हैं। ये हम 12th में पढ़ेंगे। प्राय फल में एक वित्ती अथवा फल वित्ती तथा बीज होते हैं। फल वित्ती शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। हाँ, ये पार्थियो जो पार्थेनो कार्पिक था ये ऑब्जेक्ट में आ सकता है, आप उसको भी याद रखें। ठीक है,
अब आता है प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। क्या होती हैं? फल में एक भित्ति होती है, फल भित्ति, है ना, और एक बीज होते हैं, ये भाग इसके होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फल भित्ति शुष्क अथवा सूख या गूदेदार हो सकती है। फल भित्ति कैसे? शुष्क भी हो सकती है और गूदेदार। शुष्क यानी सूखी हुई हो सकती है, इसको मजबूत या कड़क बोलें, कठोर, जैसे नारियल में होती है शुष्क, ठीक है, और गूदेदार हो सकती है जैसे आम में होती है। फल भित्ति ये वाला भाग होता है फल भित्ति, हाँ ठीक है, बाह्य आवरण होता है नारियल का। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं तब उनमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहती हैं। इसके मध्य में मध्य भित्ति तथा अंत में जो अंदर की ओर होती है वो अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार अष्टफल यानी कि ड्रुप होती हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है, बार बार बन रहा है, नीट में बना था ये। नीट जो क्वेश्चन होता है, नीट मेडिकल के लिए होता है, MBBS या BDS कुछ के लिए, तो उसमें बना था ये 2019 में ये क्वेश्चन बन चुका है, और 15 में भी ये क्वेश्चन बन चुका है। ये 2-3 बार बन चुका है क्वेश्चन नीट में। ठीक है, ये फल एक अंडापी ऊर्ध्वाधर अंडाशय में विकसित होती हैं और इनमें से एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य फल भित्ति गूदेदार तथा खाने योग्य, मध्य फल भित्ति भीतरी कठोर पर पथरीली, अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट फल में विभेदित होती हैं। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है, यानी कि तंतु यानी उसमें रेशे के आकार की संरचना होती हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिए, आपको सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो अब हम आ गए हैं आज के सेशन के एंड पर। तो हम आगे के जो टॉपिक हैं उन पे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।